नमस्कार। आज हम लोग अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, एक जोड़ी सहायक नलिका। तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो सभी लोग पहले का वीडियो नहीं देखे, डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं, तो लोग पहले वीडियो पे जाके देखें। 2-3 वीडियो पहले के पढ़ा हुआ है उसको जाके देखें, तब इस पर आए, नहीं तो ये 1% भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो आप पहले पिछले वीडियो पे जाके देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। ठीक, तो देखिए वीडियो लंबा हो जाता है हर बार, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, हम ये बनाए फिगर पहले से बना दिए हैं, वीडियो लंबा ना हो पाए इसलिए। ठीक, देखिए क्या होता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक जोड़ी सहायक नलिका। तो एक जोड़ी सहायक नलिका में क्या क्या होता है, तो ये है पूरा वृषण की संरचना। किसकी संरचना है? वृषण, टेस्टिस की संरचना है। ठीक, और इस वृषण के बाहर क्या होता है? वृषण कोश। क्या होता है? वृषण कोश। ठीक, वृषण कोश होता है, और ये वृषण कोश जो होता है वृषण से जुड़ा होता है। किसके माध्यम से? तो एक ऊतक होता है जिसका नाम होता है, ऊतक का नाम है, वृषण को वृषण कोश से जो जोड़ता है उसका नाम है गुबर्निक्यूलम। क्या नाम है? गुबर्निक्यूलम। ठीक, गुबर्निक्यूलम नामक ऊतक से वृषण कोश से जुड़ा होता है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा कि हम ये वृषण कोश, ये बाहर वाली संरचना जो है क्या है? वृषण कोश है। अंदर की जो संरचना है वृषण है। वृषण के अंदर क्या है? वो है वृषणीय पिंडक। बार बार बता रहे हैं एक ही चीज, ध्यान रख लीजिए, वृषणीय पिंडक। ठीक, जिसकी संख्या लगभग 250 होती है। वृषणीय पिंडक के अंदर शुक्रजनक नलिका होती है जिसकी संख्या 1 से 3 होती है। क्या है? शुक्रजनक नलिका। वृषणीय पिंडक के अंदर होता है शुक्रजनक नलिका। अब हम उसके आगे के बारे में बताने जा रहे हैं। हम पहले बता चुके हैं शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। शुक्राणु बाहर रहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन से शुक्राणु का निर्माण होता है। जो शुक्राणु जनक नलिका के बाहर होते हैं, फिर उसको अंदर कौन लेके आता है, ये सब हम पूरा पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। उस वीडियो को जाके देखिए, फिर इस पे आइए। ठीक, अब देखिए ये जो शुक्रजन नलिका होता है, इसके बाद शुक्रजनक नलिका क्या होती है? शुक्रजन नलिका बाहर निकलकर एक जाल के आकार की संरचना बना लेगी। एक जगह जाकर सभी शुक्रजन नलिका इकट्ठा होंगी, जो जाल के आकार की संरचना बन जाएगी उसे कहते हैं वृषण जाल या रेड टेस्टिस। ठीक, अब देखिए वृषण जाल जो होता है वो आगे जाकर खुलेगा। किसमें? वृषण जाल आगे जाकर वृषण के अंदर ही खुलेगा। शुक्रवाहिनी वासा इंफ्लुएंसिया शुक्रवाहिनी में जाके खुलेगा, और शुक्रवाहिनी वृषण के बाहर खुलेगा अधिवृषण। ठीक, वृषण के बाहर खुलेगा किसमें? अधिवृषण में। और अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। तो अधिवृषण के किस भाग में खुलता है ये देखते हैं। ठीक, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, और ये तीसरा भाग हो गया। ठीक, तो ये जो वासा इंफ्लुएंसिया होता है वो एपिडिडाइमिस के कैपुट नामक भाग में होता है। ठीक, पहले का नाम होता है कैपुट, दूसरे का नाम होता है कोर्पस, तीसरे का नाम होता है कोडा। ठीक, तो ये जो वासा इंफ्लुएंसिया है जाके कैपुट वाले भाग में खुलेगा जो अधिवृषण का भाग है। ठीक, और उसके बाद अधिवृषण का दूसरा भाग कोर्पस, तीसरा भाग कोडा होता है। ठीक, फिर कोडा से जो होता है वो शुक्रवाहक जुड़ा होता है जिसे वासा डिफरेंशिया कहते हैं। शुक्रवाहक क्या करता है? ये वृषण से, ये शुक्रवाहक अधिवृषण के कोडा भाग से जुड़ा होता है जो वृषण कोश के बाहर आता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? ये जो वृषण कोश के बाहर आता है, ठीक, ये क्या होता है? वृषण कोश के बाहर आता है। यहाँ से शुक्राणु, ये जो नलिका होती है, सभी सहायक नलिका का कार्य ये होता है केवल कि ये सहायक नलिका सिर्फ शुक्राणु को बाहर लेकर आती है। स्पर्म को क्या करती है? बाहर लेकर आती है। ठीक, लेकिन अधिवृषण का एक और काम होता है। अधिवृषण का कार्य ये होता है कि ये कुछ समय के लिए, क्या? कुछ समय के लिए शुक्राणु को संचित करती है, इकट्ठा किए रहती है। ठीक, कुछ समय के लिए शुक्राणु को संचित किए रहती है। ठीक, ये हो गया। हम क्या बताए एक बार फिर से पुनः, प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक नर में, मेल में एक जोड़ी सहायक नलिका होती है जो
कहाँ पर स्थित होती है? वृषण। ठीक, नर का जननांग वृषण होता है, जहाँ पे क्या निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है ये सब बता दिए। तो सीधा सीधा देखते हैं एक जोड़ी सहायक नलिका। जो सहायक नलिका होता है वो किसके अंदर होगा? वृषणीय पिंडक के अंदर होगा। वृषणीय पिंडक किसके अंदर होता है? तो वृषणीय पिंडक जो होता है वो वृषण के अंदर होगा। वृषण किसके अंदर होता है? तो वृषण कोश के बाहर। वृषण कोश वृषण से गुबर्निक्यूलम नामक ऊतक से जुड़ा होता है। ठीक, अब देखिए बाद में क्या होगा? शुक्रजनक नलिका जो होगी वो आगे बढ़कर एक जगह पर मिलेगी जिसको कहते हैं वृषण जाल। ठीक, एक नली का निर्माण करेगी या इकट्ठा होकर एक जाल का निर्माण करेगी जिसका नाम होता है वृषण जाल। और वृषण जाल कहाँ पे जाएगा? वासा इफ्रेंसिया से जाके मिलेगा। वृषण जाल आगे बढ़कर एक नलिका का निर्माण करेगी जिसका नाम होता है वासा इफ्रेंसिया या शुक्रवाहिनी। ठीक, जो कहाँ पे होता है? वृषण के अंदर। ठीक, वासा इफ्रेंसिया भी वृषण के अंदर होता है। ये वासा इफ्रेंसिया वृषण के बाहर आदि वृषण में जाकर खुलती है। ठीक, आदि वृषण के 3 भाग होते हैं, कैपुट, कोर्पस और कोडा। तो ये आदि वृषण के कैपुट नामक भाग में खुलती है। ठीक, और लास्ट वाला भाग जो होता है वो कोडा होता है। ये कोडा से शुक्रवाहक यानी कि वासा डिफरेंशिया जुड़ा होता है जो वृषण से बाहर खुलता है। ठीक, जो कहाँ पे खुलता है? वृषण से बाहर खुलता है, और वो सॉरी वृषण कोश से बाहर खुलता है। और ये क्या करता है? ये सभी नलिकाएं मिलकर केवल और केवल वृषण को बाहर लेकर शुक्राणु को बाहर लेकर आती हैं। जबकि आदि वृषण का कार्य होता है कि ये कुछ समय के लिए शुक्राणु को इकट्ठा किए रहती हैं। ठीक, इतना हो गया, क्लियर है? तो देखिए अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे ये शुक्रवाहक नलिका आगे कहाँ जाती है। ठीक, ये शुक्रवाहक नलिका आगे कहाँ जाती है? तो इतनी संरचना बना लीजिए आप। ठीक, अब संरचना बनाने के बाद हम लोग देखेंगे ये वृषण शुक्रवाहक जो होता है वासा डिफरेंशिया होता है, ये कहाँ जाकर खुलता है और क्या लेके जाता है? लेके जाता है तो शुक्राणु लेके जाता है, और शुक्राणु को कहाँ से कैसे लेके जाता है। ठीक, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो देखिए कुछ संरचना बना लेते हैं पहले। ठीक, कुछ संरचना बना लेते हैं। तो संरचना बनाएंगे जरा, देखिए साथ साथ फिगर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये फिगर टफ माना जाता है लेकिन होता एकदम इजी है। ऐसे करके ऐसे कर देना है, फिर इधर से आ जाना है, फिर इसको ऐसे कर देना है, इस वाले को ऐसे कर देना है। ठीक, इस वाले लाइन को भी कैसे करना है? ऐसे कर देना है, और इन दोनों लाइन को ऐसे एक सीधी संरचना बना देनी है। ठीक, ऐसे एक सीधी संरचना बना देनी है। संरचना बनाने के बाद यहाँ से एक और संरचना ऐसे छोड़ देना है, यहाँ से एक और संरचना ऐसे छोड़ देना है। ठीक, अब इस संरचना बनाने के बाद क्या करना है? इधर से वृषण को लगा देना है, इधर से वृषण को लगा, वृषण कोश है, ये वृषण है। ठीक, यहाँ पे क्या था? शुक्रवाहक था। ठीक, यहाँ पे क्या था? शुक्रवाहक था। तो अब इसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे, वी बना देंगे। वी बनाने के बाद इसको भी क्या करेंगे? वी बना देंगे। यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। ठीक, ये हो गया। ये हो गया किडनी वाला मार्ग। किसका? किडनी यानी कि ब्रिक वाला मार्ग हो गया। ये वाला मार्ग किस हो गया? ब्रिक वाला मार्ग हो गया। यहाँ से ब्रिक से क्या आता है? किडनी से क्या आता है? उत्सर्जी पदार्थ आता है, यूरिन आता है ना। तो आगे देखेंगे इसमें ये कहाँ पे कैसे क्या होता है। इसमें ये किडनी वाला भाग होता है। ये वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं मूत्र नलिका। ठीक, मूत्र नलिका कहते हैं। इस मूत्र नलिका को इंग्लिश में कहते हैं यूरेटर। इस मूत्र नलिका को इंग्लिश में कहते हैं यूरेटर। और उसके बाद जहां पर जाकर यूरिन इकट्ठा रहता है, संचित रहता है, उसे कहते हैं मूत्राशय। ठीक, इसे क्या कहते हैं? मूत्राशय। इंग्लिश में कहते हैं इसे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ठीक, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, इसे कहते हैं क्या? यूरिनरी ब्लैडर। और इसके बाद ये पूरी संरचना जो होती है
ये होता है, इसी संरचना को कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग को कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्रोस्टेट। क्या है? प्रोस्टेट। दूसरा होता है झिल्लीमय। तीसरा जो होता है उसका नाम होता है शिश्नीय। ठीक, तीसरा जो होता है वो क्या होता है? उसका नाम होता है शिश्नीय। और शिश्नीय के बाद सबसे लास्ट वाला जाता है शिश्न। ठीक, इधर तो ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, ये कैसे हम लोग को इस चीज के बारे में जानकारी लेना था। ठीक, शिश्न को इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहां से क्या होता है, थोड़ा इसमें यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, उसके बाद यहाँ एक ग्रंथि होती है, फिर यहाँ पे एक ग्रंथि होती है। ठीक, यहाँ पे इसी के सामने एक ग्रंथि होती है, यहाँ पे एक ग्रंथि होती है। अब देखिए इसमें हम सहायक ग्रंथि के बारे में पढ़ लेंगे। अब इसमें क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। तो ये होता है पहला भाग। ये वाला भाग होता है कौन सा भाग? पहला भाग होता है। इस वाले भाग को पहला भाग कहते हैं, इसे दूसरा कहते हैं। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये वाला भाग तीसरा होता है। तीसरा सबसे बड़ा होता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या देखना है कि ये जो शुक्रवाहक होता है ये जाएगा इस तरफ, किसके पास? जिधर से यूरिन आ रहा है। ठीक, जिधर से यूरिन आ रहा है यूरिन के पास जाएगा। यूरिन वाले से जाएगा किसमें? यूरेटर को फंदा करके। फंदा करके मतलब ये होता है यूरेटर के पीछे से ऐसे जाएगा। ठीक, पीछे से जाएगा, किसमें जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में अब हम बता दिए हैं कि ये 2 होते हैं, तो इस तरफ भी ऐसी संरचना होगी और इधर से भी ऐसे ही ये आएगा। ठीक, अब जब आएंगे इधर ये भी होता है। ठीक, इसका नाम क्या है बता रहे हैं। जब ये आएगा तो यहां से एक और नलिका का निर्माण होगा। ठीक, क्या निर्माण होगा? एक और नलिका का नाम होगा निर्माण होगा। इसका नाम होता है, यहां पे लिखेंगे दिखाई देगा, इसका नाम होता है शुक्राशय ग्रंथि। क्या होता है? शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि। कितना होता है? एक जोड़ी। संख्या कितनी होती है शुक्राशय ग्रंथि की? एक जोड़ी, एक इधर एक इधर। ये क्या है? शुक्रवाहक है। ठीक, ये शुक्रवाहक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये क्या है? शुक्रवाहक है। अब ये शुक्राशय ग्रंथि से एक नई नली का निर्माण होगा। जो किससे जुड़ेगी? नली जो जाके नली जुड़ेगी शुक्रवाहक नली से जुड़ेगी, और इस नई नली का नाम होता है, पता है तो बताइए। इस नई नली का नाम जो होता है उसे कहते हैं क्या? इस नई नली का जो निर्माण होता है इस नली का नाम कहते हैं स्खलन। स्खलन नलिका। ठीक, यानी कि शुक्राशय ग्रंथि से एक नलिका का निर्माण होता है जिसका नाम होता है क्या? स्खलन नलिका। शुक्राशय एक प्रकार की क्या होती है? ग्रंथि होती है, सहायक ग्रंथि होती है। ठीक, अब शुक्राशय के नीचे देखिएगा, इसमें स्खलन नलिका क्या करेंगी? इधर से क्या आया? शुक्रवाहक से क्या है? इस पर आया। ठीक, इस पर फिर मूत्र मार्ग में जाकर कहां पे जाएगा? खुलेगा प्रोस्टेट। प्रोस्टेट से झिल्ली में से शिश्न में। यहां से क्या होता है? प्रोस्टेट। ये पहला वाला भाग होती, ये वाला जो भाग है ये होता है प्रोस्टेट। ठीक, क्या होता है? प्रोस्टेट। लेकिन एक चीज याद रखना, प्रोस्टेट की संख्या केवल एक होती है, एक प्रोस्टेट होता है। ठीक, एक प्रोस्टेट होता है। लास्ट वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं एक जोड़ी काउपर ग्रंथि। एक जोड़ी क्या होता है? काउपर ग्रंथि। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिर से पूरा एक बार अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ पे हम लोग एकदम ये पूरा वो है, इसमें सहायक ग्रंथि, सहायक नलिका के बारे में पढ़ लेते हैं। सहायक ग्रंथि है। ठीक, अब देखिए इधर वाला भाग छोड़ दीजिए, इधर वाले भाग से अभी हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसको हम पहले से पढ़ चुके हैं सर्जन तंत्र में। ठीक, अब देखिए ये क्या होता है? इधर से आएगा क्या? इधर से शुक्रवाहक जाता है। शुक्रवाहक जाएगा किसके पास? वृक्क के बाहर से। ये मान लीजिए वृक्क वाली नली होती है, वृक्क की नली के बाद ये ऐसे जाता है। ठीक, कैसे जाएगा हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये ऐसे जाता है पीछे से। ठीक,
पीछे से जाएगा तो किसके पास मिलेगा, शुक्राशय ग्रंथि, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। ठीक, शुक्राशय की संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। शुक्राशय एक प्रकार की ग्रंथि होती है, और एक इधर है एक इधर है, तो एक जोड़ी हो गया। ठीक, शुक्राशय ग्रंथि शुक्राशय से मिलने के लिए एक नलिका का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं स्खलन नलिका। ठीक, स्खलन नलिका जो कहां पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय के पास स्थित होता है, मूत्राशय से सटा हुआ होता है। ठीक, अब आगे जाएंगे तो एक प्रोस्टेट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक प्रोस्टेट। ठीक, प्रोस्टेट क्या होता है, ये एक प्रोस्टेट हम बोल रहे हैं, दिख दो रहा है ना, दिख दो रहा है, तो ये प्रोस्टेट ऐसे होता है, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम ऐसे देखेंगे, उंगली को ऐसे देखेंगे, तो एक इस तरफ दिखेगी और एक इस तरफ दिखेगी ना, एक राइट और एक लेफ्ट दिखेगी। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करके देखेंगे, पीछे से देखेंगे, तो ये दोनों समान दिखेगी। ठीक, ये दोनों एक ही दिखेगी, तो इसीलिए क्या है, ये पीछे से जाके यहाँ पे खुल गई है, पीछे जाते हुए यहाँ पे खुल गई है, तो एक प्रोस्टेट होता है। और उसके नीचे एक जोड़ी काउपर ग्रंथि होती है, जिसे क्या कहते हैं, काउपर ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, जो बाद में जाके होता है किसमें, सिसनी में। ठीक, यहाँ से जो वीर यानी यहाँ से जो स्पर्म आता है वो जाता कहाँ पे, तो शिश्न में जाके इकट्ठा रहता है। ठीक, और ये सभी क्या है, हम बता दिए क्या यहाँ पे कि ये वीर किस तरीके से आया, यहाँ पे शिश्न के पास चला गया। ठीक, अब यहाँ पे हमको बताना ही है कि ये शुक्राशय ग्रंथि क्या करती है, प्रोस्टेट क्या करती है, काउपर ग्रंथि क्या करती है। ठीक, तो देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। सबसे पहले एक बार नेट में पूछा गया था, खरगोश के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो खरगोश के अंदर जो होती है केवल और केवल काउपर ग्रंथि पाई जाती है, बाकी दो अनुपस्थित होते हैं। और हम पहले बताए हैं केवल एक सहायक ग्रंथि होती है, एक जोड़ी नहीं होती, क्योंकि प्रोस्टेट क्या है, एक है, संख्या में एक है, लेकिन शुक्राशय क्या है, एक जोड़ी है और एक जोड़ी काउपर ग्रंथि है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा है कौन सी ग्रंथि केवल ग्रंथ की संख्या केवल एक होती है, तो एक प्रोस्टेट की संख्या एक होती है। ठीक, खरगोश के अंदर केवल एक ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम क्या है, तो खरगोश के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल। ठीक, शुक्राशय से एक नलिका निकलकर शुक्रवाह के साथ मिलकर एक नलिका का निर्माण करती है, जिसका नाम है स्खलन नलिका। ठीक, अब देखो सहायक नलिकाएं, ये सभी जो सहायक नलिकाएं होती हैं इनसे किसका निर्माण होता है, तो सॉरी सहायक ग्रंथि जो होती है, ये सहायक ग्रंथि, ये 2 3 ये सभी सहायक ग्रंथि से किसका निर्माण होगा, इन सभी सहायक ग्रंथि से निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, तो वीर्य का निर्माण होगा। किसका, वीर्य का निर्माण होगा। वीर्य को इंग्लिश में कहते हैं सीमेन। ठीक, सीमेन का निर्माण होगा, और इसी सीमेन में इससे शुक्राणु मिलते हैं, इसी सीमेन में जाके शुक्राणु का निर्माण पहले होता है, शुक्राणु का निर्माण पहले हो गया रहता है किसमें, सहायक नलिका में, और सहायक ग्रंथि में वीर्य का निर्माण होता है। और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से वो शुक्राणु निकलेगा, शुक्रवाह के माध्यम से कहा जाएगा, पूरे शुक्राशय ग्रंथि तक जाएगा, और शुक्राशय ग्रंथि से क्या निकलता है, वीर्य, यानी कि पूरे सहायक ग्रंथि से क्या बनता है, वीर्य का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं कौन सी ग्रंथि से कितना भाग, किस ग्रंथि का कितना भाग होता है। ठीक, तो देखिए पहला आता है शुक्राशय सेमिनल वेसिकल। ठीक, शुक्राशय इसको हटा दें, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, अब फटाफट देख लेते हैं, क्या देखेंगे, पहला है शुक्राशय, पहली ग्रंथि कौन सी है, शुक्राशय ग्रंथि है, पहली जो ग्रंथि है वो है शुक्राशय। ठीक, कौन सी ग्रंथि है, शुक्राशय। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, सेमिनल वेसिकल, ठीक, शुक्राशय क्या होता है, ये शुक्राशय पहली बात तो संख्या में कितनी होती है, ये एक जोड़ी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है इसकी, 2 होती है ना संख्या, यानी कि एक जोड़ी, शुक्राशय की संख्या एक जोड़ी होती है। इससे क्या स्रावित होता है, तो इससे एक स्रावित होने वाला भाग होता है, इससे तरल क्षारीय व हल्का पीला पदार्थ स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, तरल क्षारीय व हल्का पीला पदार्थ स्रावित होता है। ठीक, हल्का पीला पदार्थ स्रावित होता है।
ठीक, शुक्राशय से क्या स्रावित होता है, तो एक तरल क्षारीय और हल्का पीला पदार्थ स्रावित होता है। जो तरल क्षारीय भाग होता है ये शुक्राशय में लगभग 60% होता है। शुक्राशय का 60% भाग होता है जो क्या करता है, ये वीर्य बनाता है। क्या करता है, 60% भाग होता है जो वीर्य का निर्माण करता है, वीर्य बनाता है। ठीक, वीर्य बनाता है। और इस वीर्य में होता क्या है, वीर्य में क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले फ्रक्टोज क्या पाया जाता है, वीर्य में जो पाया जाता है उसे फ्रक्टोज कहते हैं। ठीक, फ्रक्टोज के बाद पाया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो पहले फ्रक्टोज के बारे में जान लेते हैं। फ्रक्टोज क्या होता है, ये फ्रक्टोज, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो फ्रक्टोज होता है, ये फ्रक्टोज का कार्य ये होता है कि ये वीर्य को गति प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, गति प्रदान करते हैं। और गति प्रदान करने के साथ साथ इसका एक काम और होता है, ये ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ये गति प्रदान करते हैं और फिर ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। ठीक, हो सकता है आज केवल यही शुक्राशय हो पाए, आदान प्रदान करते हैं। और इसका और भी काम होता है क्या, वीर्य को गति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, वह पोषण देते हैं। पोषण भी कौन देता है, वीर्य को फ्रक्टोज देता है। ठीक, जो मादा में नहीं पाए जाते, क्या होता है ये फ्रक्टोज जो होता है मादा में नहीं पाया जाता, मादा में नहीं पाया जाता। जब मादा में नहीं पाया जाता तो इसमें क्या होता है ये बताएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें एक और चीज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो इसी वीर्य में दूसरा पदार्थ क्या होता है, वीर्य क्या बनाता है, वीर्य से बनता क्या है, वीर्य बनाता है, यहाँ से बनाता है क्या, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज से एक चीज और, वहाँ वीर्य से एक चीज और प्राप्त होता है जिसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, ये गर्भाशय की मध्य भित्ति यानी कि मायोमेट्रियम जो क्या करता है, मांसपेशियों को बनी होती है, ये क्या करता है, इसका सीधा सीधा काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, ये संकुचन करता है, क्रमानुकुंचन करता है। ठीक, यानी कि सिकुड़ता और फैलाता है। ठीक, देखो जो गर्भाशय की भित्ति होती है, क्या करता है, ये गर्भाशय की भित्ति को, गर्भाशय की भित्ति, अब जहां गर्भाशय की भित्ति आ गई तो हम लोग थोड़ा जान लेंगे गर्भाशय की भित्ति किसकी बनी होती है। गर्भाशय की भित्ति को क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ठीक, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम किसकी बनी होती है, तो इस मायोमेट्रियम जो बनी होती है वो बनी होती है किसकी, गर्भाशय की भित्ति को कहते क्या है, मायोमेट्रियम। किसकी बनी होती है, मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम जो बनी होती है उसे कहते हैं मांसपेशी। किसकी बनी होती है, मांसपेशी की बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है क्या, मायोमेट्रियम। और ये क्या करती है, जो इसमें क्रमानुकुंचन को बढ़ावा देती है। ठीक, आज इतना ही हो पाएगा शुक्राशय तक। अगले वीडियो में हम प्रोस्टेट और आगे के बारे में बल्बोयूरेथ्रल के बारे में बता देंगे। तो एक बार फिर से शुक्राशय के बारे में जानते हैं, एकदम अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। शुक्राशय होता है संख्या में 1 जोड़ी होते हैं। शुक्राशय जो स्रावित करता है तरल क्षारीय व हल्का पीला पदार्थ स्रावित करता है। तरल क्षारीय पदार्थ 60% भाग होता है जो वीर्य को बनाता है। और वीर्य में पाया जाता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है वो क्या करता है, तो शुक्राणु को, फ्रक्टोज जो होता है वो वीर्य को गति प्रदान करेगा, ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा और पोषण देगा। ठीक, और ये एक यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये है कि मादा में नहीं पाया जाता। तो जब मादा में नहीं पाया जाता तो ये मादा में कार्य कैसे करता है, इसको हम लोग एक डिटेल से जानेंगे थोड़ा। अभी इसको लिख लीजिए, ऊपर वाला हटा दें तो जाने इसके बारे में। देखिए मादा में कौन, फ्रक्टोज जो होता है वो मादा में नहीं पाया जाता। जब मादा में नहीं पाया जाएगा तो मादा में गति प्रदान कैसे होगी, ऊर्जा का आदान प्रदान कैसे होगा, और किसका पोषण कैसे मिलेगा, किसको, मादा के अंड कोशिका को, जो एक सेल का निर्माण करती है। ठीक, अब देखो
मादा में नहीं होता तो ये मादा में किस में चला जाता है, मैथुन प्रक्रिया से ये मेल से फीमेल में ट्रांसफर हो जाता है। किसमें, मेल से फीमेल में ट्रांसफर हो जाता है। किसके माध्यम से, मैथुन प्रक्रिया से मेल से फीमेल में ट्रांसफर हो जाता है। इसी के माध्यम से हम लोग जो रेपिस्ट होते हैं, इसी के माध्यम से पकड़े जाते हैं। कौन, रेपिस्ट, ठीक, जो रेप करने वाले होते हैं यानी जो दुष्कर्म करते हैं, इसी के माध्यम से पकड़े जाते हैं। कैसे पकड़े जाते हैं, क्योंकि मादा में पहले से फ्रक्टोज नहीं होता, ठीक, किसी महिला के साथ रेप हुआ है, दुष्कर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कैसे पकड़ेंगे, जब हम लोग को पहले से पता होता है क्या, मादा में क्या फ्रक्टोज नहीं पाया जाता। अगर मादा में फ्रक्टोज किसके माध्यम से पाया जाता है, मेल से चला जाता है, किसमें, फीमेल में, तो मैथुन के माध्यम से जाता है, दूसरा कोई माध्यम होता नहीं है। तो जब मेल से फीमेल में जाएगा तो इस जब पहले देखेंगे कि मादा में क्या है, फ्रक्टोज है, तो समझ लेंगे क्या कि ये किसमें, मैथुन प्रक्रिया से गया, यानी कि महिला के साथ रेप हुआ है, ठीक। फ्रक्टोज से ही क्या पकड़ते हैं, रेपिस्ट को, ठीक। अब देखो रेप हुआ है कि नहीं हुआ ये पकड़ते हैं। रेपिस्ट को किससे पकड़ते हैं, तो वो होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से पकड़ते हैं, ठीक। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिंस, दूसरा फ्रक्टोज के बाद वीर्य में क्या पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिंस पाया जाता है, ग्लैंडिंस पाया जाता है, जो क्या करता है, गर्भाशय की भित्ति, जो गर्भाशय की भित्ति जो किसकी बनी होती है, वो सॉरी गर्भाशय की भित्ति जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। मायोमेट्रियम मांसपेशियों का बना होता है। ये गर्भाशय की भित्ति को क्रमानुकुंचन करता है, ठीक, क्या करता है, क्रमानुकुंचन करता है। क्रमानुकुंचन मतलब क्या करता है, ये सिकुड़ता और फैलाता है। क्या करता है, सिकुड़ता और फैलाता है, किसको, गर्भाशय की भित्ति को। देखो क्या होता है कि गर्भाशय की भित्ति जो होती है उसको ये प्रोस्टाग्लैंडिंस फैलाता और सिकुड़ता कैसे, जब ये मान लो ये क्या है, गर्भाशय की भित्ति है, तो इस गर्भाशय की भित्ति को क्या करेंगे, जब यहाँ तक इस भाग तक वीर्य गया तो इसको ऐसे ऐसे करके पूरा क्या करेंगे, सिकुड़ते जाएंगे, इधर वाला भाग फैलते जाएंगे, धीरे धीरे पूरा ऊपर तक वीर्य पहुंच जाता है, ठीक। कहाँ पहुंचता है, पुल्ली अस्थमा सेक्शन को, वो मादा जनन अंग में पढ़ाएंगे, ठीक, मादा जनन तंत्र में पढ़ाएंगे। ये पूरा था क्या, शुक्राशय। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट के बारे में। तो अगर वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए प्रोस्टेट के बारे में बताएं, कितना बताया जाए, तो चलिए ठीक है, प्रोस्टेट के बारे में थोड़ी जानकारी है, इसको बता लेते हैं जिससे कि ये खत्म हो जाए ये चैप्टर पूरा, इसको अगले वीडियो में बता दिया जाए। प्रोस्टेट और छोटा वीडियो बनेगा इसके बाद वाला एक प्रोस्टेट और वल्वोयूरेथ्रल के बारे में, जिसमें कुछ जानकारी होगी, अन्य जानकारी होगी, कुछ क्वेश्चन भी होंगे। उसके बाद फिर हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट के बारे में, ठीक।